हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट और मैं अन अकेडमी पे जेई की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, मैंने मेरी डिग्री बिट्स पिलानी से करी है। आई एम अ टेडेक्स स्पीकर और निम्बस एजुकेशन का मैं फाउंडर हूं। इसी साल 2021 के जेई मेन में मेरे एक स्टूडेंट ने फिजिक्स में 100% स्कोर किया है एंड उसका 100 on 100 भी था। एंड आई एक्सपेक्ट कि अगर तुम भी मेरे साथ मेहनत करते हो देन यू टू कैन गेट सच काइंड ऑफ रिजल्ट्स। ओके, जब मैं इसरो में था दोस्तों, तो आई वर्कड ऑन मंगलयान, आई वर्कड ऑन जीसैट, इनसैट, IRNSS एंड IRS। दीज आर द फ्यू प्रोजेक्ट्स आई हैव बीन पार्ट ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं इंटरप्लेनेटरी मिशंस पे भी काम कर रहा था। एंड मैंने मेरी डिग्री जो करी है, तो आई हैव डन माय बीटेक इन ट्रिपल ई, आई हैव डन माय MSc इन फिजिक्स एंड रिसेंटली मैंने मेरा MA इंग्लिश भी किया है। दोस्तों, ये पावर कैप्सूल सीरीज जो चल रही है, एक तरीके से ये उन बच्चों के लिए जो 2021 में जेई के लिए अपीयर होने वाले हैं, लेकिन जो बच्चे अगले साल 2022 में जेई के लिए जाने वाले हैं, उनके लिए भी बड़ी काम की सीरीज है। क्यों? इट विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट्स। और आज के इस लेक्चर में अपन रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर है न्यूक्लियाई क्लास 12 फिजिक्स का, उसको रिवाइज करेंगे, थ्योरी करेंगे एंड देन विल सोल्व PYQs। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर वी स्टार्ट देख लेते हैं एक बार व्हाट अन अकेडमी इज ऑफरिंग इन द मंथ ऑफ जून। सो भाई देखो, एक समर टेस्ट कार्निवल चल रहा है 7th of जून से 26th of जून तक। ठीक है, इसमें सब कुछ है। इसमें केमिस्ट्री भी है, इसमें मैथ्स भी है, इसमें फिजिक्स भी है, रैंक बूस्टर्स भी हैं और ऑलमोस्ट एवरी डे समथिंग इज प्लान्ड। एंड जहां तक मुझे इसका आइडिया है, यहाँ पे कुछ प्राइज मनी भी है। यू आर गेटिंग सम प्राइज ऑल्सो व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग। तो भाई पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, एंड दीज आर द फ्यू बैचेस। सो देखो भाई, 9 जून ये तो जा चुका है, तो अभी 16 जून है, ये बैच चालू हो रहे हैं। जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल करो। टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट? है ना? बम्पर ऑफर भी आ गया है। तो अगर तुम 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, यू विल गेट 3 मंथ्स फ्री। अगर 2 साल का लेते हो, यू विल गेट 4 मंथ्स फ्री। अगर 3 महीने का लेते हो, यू विल गेट 1 मंथ फ्री। एंड इन सब के साथ अगर तुम कोड यूज करते हो निम्बस, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो ये हुआ अन अकेडमी की साइड से तुमको और ये हुआ मेरी साइड से तुमको हेल्प, राइट? सो अगर कोई भी प्लस का कोर्स तुमको, कोई सब्सक्रिप्शन का कोर्स तुमको करना है, यू नीड सब्सक्रिप्शन एंड दिस इज द राइट टाइम बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा within the same price and I can get you 10% discount, right? ओके, और अन अकेडमी एटम्स का टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो बिकॉज यहाँ पे सारी की सारी अपडेट्स आती रहती हैं। फाइन, एंड दीज आर द फ्यू सब्सक्रिप्शंस जो रहती हैं। एक प्लस होता है और एक आइकॉनिक होता है। प्लस 1 साल का रहता है, 1.5 साल का रहता है, 2 साल का रहता है। 34,650, 42,525 एंड 50,400। बट यहाँ पे भी अगर तुम निम्बस कोड यूज करते हो, then again I can get you 10% discount and you can be really happy with that, right? है ना? और अपनी प्रिपरेशन को और रॉक सॉलिड कर सकते हो। आइकॉनिक में भी सेम है। आइकॉनिक ऑफर्स द सेम थिंग फॉर 1 ईयर, फॉर 1.5 ईयर एंड फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे भी इफ यू यूज द कोड निम्बस, तो ये जो अमाउंट तुमको दिख रहा है 58,500, 10% डिस्काउंट इन दिस। For if you go for 1.5 years, 72,000. If you go for 2 years, it is 90,000. But if you use the code Nimbus, you will get 10% डिस्काउंट। अब बात आती है कि आइकॉनिक थोड़ा सा महंगा है, प्लस से प्राइस थोड़ा सा ऊपर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान, यानी वो सारी चीजें जो एक टॉपर बनाती है, जो एक टॉपर को क्रिएट करती है, वो सब तुमको मिल रही है। देन इन दैट केस यू कंपेयर, तो आइकॉनिक इज नॉट एक्सपेंसिव, रेदर थोड़ा सा ही प्राइस टैग है, लेकिन सपने बड़े हैं जो पूरे हो जाएंगे अपने। ओके, आज का डाउट बहुत ही शानदार फीचर है। करना क्या है, तुमको बस एक फोटो क्लिक करनी है जिसमें डाउट आ रहा है, अपलोड करनी है, क्रॉप करो प्रॉपर्ली, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो एंड इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस ध्यान रखना कि फोटो ब्लर ना हो और सारे ऑप्शंस तुमको क्लियरली विजिबल हो, है ना? ये नहीं कि कोई ऑप्शन ही कट गया हो, वो नहीं होना चाहिए, राइट? अन अकेडमी कॉम्बैट, तो भाई देखो ऐसा है, हर संडे को 11 बजे होता है। हर बार, हर वीडियो, हर लेक्चर, हर सेशन में बोला है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड, बट आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि इसको पार्टिसिपेट करो बिकॉज सो मेनी स्कॉलरशिप्स आर देयर टू बी वॉन। क्या करना है, यू जस्ट यूज द कोड निम्बस, अनलॉक करो, एनरोल करो संडे को 11 बजे एंड बच्चे स्कॉलरशिप्स जीत रहे हैं इसके अंदर। सो व्हाई यू आर वेटिंग, राइट? फाइन दोस्तों, और अन अकेडमी ऐप पे तुम मुझे यहाँ पे मनीष इसरो या मनीष पुरोहित सर्च कर सकते हो इन द जेई सेक्शन एंड फॉलो मी देयर सो दैट यू कैन अटेंड माय स्पेशल क्लासेस। मैं प्लस पे भी लेक्चर ले रहा हूँ, वहाँ पे केटीजी एंड थर्मो पढ़ा रहा हूँ, वो भी अटेंड कर सकते हो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो टुडे इन द पावर कैप्सूल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेडियो एक्टिविटी। देखो, तो सबसे पहले अपने को ये पता करना पड़ेगा कि रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना है, ये होता क्यों है, वाई दिस फिनोमेना हैपन्स। सो होता क्या है दोस्तों,
अपन स्टार्ट करेंगे, है ना, लेकिन अपन को समझना पड़ेगा ना रेडियो एक्टिविटी हो कहाँ रही है। तो देखो अपन जब पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस, राइट, केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं अपन। केमिकल रिएक्शंस में अपन ने देखा है क्या होता है केमिकल रिएक्शंस में, भाई कोई है एक एलिमेंट ए है एक बी है, कंबाइन करके बना देते हैं C+D, राइट। इनके सारे लॉज पढ़े अपन ने कि जो मास होता है कंजर्व होता है, वो सारी चीजें अपन ने पढ़ी यहाँ पे, है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो सारी चीजें अपन ने देखी यहाँ पे कि जितना रिएक्टेंट की साइड मास होता है प्रोडक्ट की साइड मास रहेगा, मास इज कंजर्व्ड एंड ऑल दैट थिंग। एंड दी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन अपन ने देखा है। लेकिन जब मैं एटम के थोड़ा अंदर जाता हूं तो एटम के अंदर मुझे मिलता है न्यूक्लियस, राइट, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो एटम्स और न्यूक्लियस से रिलेट करती है। और जब न्यूक्लियस को उन्होंने ऑब्जर्व किया दे फाउंड आउट कि न्यूक्लियस जो है इट जस्ट डोंट सिंपली सिट देयर, वो खाली ऐसा नहीं है कि बस वहां पे बैठा रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को लेके, रेदर कुछ ना कुछ वहां पे होता रहता है। अब क्या होता रहता है वो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, और क्यों होता रहता है वो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपन चालू करें तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वील टॉक अबाउट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पे सिंस ये अपनी एक तरीके से वन शॉट रिवीजन क्लास है तो पेस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, राइट। जो क्रिटिकल फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं पहले से लाया हूँ जिससे कि मैं हाईलाइट करके तुमको बता सकूं कि ये चीज तुम मिस नहीं कर सकते। ये एक हाई इम्पैक्ट कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम में रीअपियर होगा ही होगा। अब देखो यहाँ पे ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है, जब अपन PYQ देखेंगे देन विल सी कि इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी काफी बार, और बोर्ड में भी काफी आता है। यानी जो अगले साल 12th का बोर्ड देने वाले, भाई इस साल तो नहीं हो रहा लेकिन अगले साल जो 12th का बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए भी बड़ा काम का है। अब देखें हो क्या रहा है। तो रेडियस जो है न्यूक्लियस का वो एक R0 इज अ कांस्टेंट, ए क्या होता है भाई, व्हाट इज ए इज मास नंबर, ए इज मास नंबर। What is mass number? Mass number is sum of number of protons plus neutrons, यानी sum of nucleons को मैं mass number कहता हूँ। तो R is R0 a to the power 1/3। इसका derivation we don't have to do the derivation, we don't have to discuss the derivation, just remember this relation where R0 की क्या वैल्यू है 1.2 into 10 की पावर -15 मीटर। बट मोस्टली ये वैल्यू नहीं पूछी जाती है ना, ये वैल्यू तुमको याद रखने की कोई ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें नहीं है, बट ये रिलेशन याद रखना जरूरी है। क्यों, देखो होगा क्या, अगर मैं बात करता हूँ डेंसिटी की, सो मैं डेंसिटी को कैसे डिफाइन करता हूँ, मैं डिफाइन करता हूँ डेंसिटी को, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, ठीक है भाई। जब मैं मास की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ भाई मास सारे प्रोटॉन्स हैं उनका प्लस मास जो सारे न्यूट्रॉन्स हैं उनका, राइट, डिवाइड बाय वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम न्यूक्लियस का, ठीक है। अगर मेरे को डेंसिटी निकालनी न्यूक्लियस की तो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, राइट। अब मैं जब मास की बात करता हूं तो अपन अज्यूम कर लें, मान लो कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट बराबर से ही है, मास में बहुत कम डिफरेंस है, जस्ट 0.1% का डिफरेंस है दोनों में मासेस में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास, दोनों का सेम मान लूँ तो, अपॉन वॉल्यूम। अब मैं अगर स्फीयर मानता हूँ, इफ आई टेक द न्यूक्लियस टू बी स्फीयर तो आई कैन राइट 4/3 pi r cube, where r is the radius and radius of the nucleus का फॉर्मूला क्या है, R0 a to the power 1/3। अब p plus n क्या है, मास नंबर, तो मैं इसको लिख दूंगा मास नंबर a इंटू m अपॉन 4/3 पाई R0 क्यूब, और यहाँ हो जाएगा a की पावर 1/3 की पावर 3, तो ये उड़ जाएगा a बचा, a से a उड़ा, क्या मिला मेरे को मिला डेंसिटी इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट m, बिकॉज जो मास है मैं वो फिक्स मानूंगा न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का, 4 है 3 ऊपर चला गया, पाई है R0 का क्यूब है। सो इफेक्टिवली दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो न्यूक्लियस है उसकी जो डेंसिटी है वो, जो यहाँ पे मैं देखूं तो ये जो डेंसिटी का जो फॉर्मूला तुमको यहाँ दिख रहा है जो अपन ने यहाँ डिराइव किया है कांस्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी तुम कैसा भी न्यूक्लियस लो, छोटा बड़ा कैसा भी लो, एटॉमिक नंबर कुछ भी हो, मास नंबर कुछ भी हो, जितने भी न्यूक्लियस हैं सबकी डेंसिटी कांस्टेंट है। सो न्यूक्लियर डेंसिटी हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट। आगे देखें, अब यहाँ देखो इसको कहते हैं स्टेबिलिटी कर्व। क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने न्यूट्रॉन लिए y एक्सिस पे, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे लिया मैंने एटॉमिक नंबर z एक्सिस पे, है ना, z x एक्सिस पे, z से रिप्रेजेंट करें। एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और न्यूट्रॉन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n, और मेरे को पता है भाई n प्लस p जो है वो है मास नंबर a, ठीक है। नाउ इफ यू सी हियर तो एक लाइन है तुमको दिख रही है, ये वाली लाइन है ना जो स्ट्रेट सॉलिड काली लाइन है, ये लाइन है जो बीच से जा रही है, ये वो लाइन है जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है।
और ये जो तुमको शेडेड रीजन दिख रहा है ना, ये वाला, ये है स्टेबिलिटी रीजन। ये स्टेबिलिटी रीजन है, यानी अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट है जो इस रीजन में है, वो यहाँ है या यहाँ है या यहाँ पे कहीं पे है अगर वो, तो वो स्टेबल होगा। यानी इस कर्व में अगर मुझे लोकेशन पता चल जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कि वो कहाँ पे है, मान लो मेरे को दिया हुआ एक एलिमेंट यहाँ पे है, तो भाई यहाँ पे जो एलिमेंट है वो स्टेबल नहीं होगा। जो एलिमेंट है वो अगर इस पर्टिकुलर रीजन में है तो स्टेबल होगा। ठीक है, एक चीज। दूसरा ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। अपन आगे पढ़ेंगे डीकेज के बारे में, जिससे थोड़ा बहुत तुमको आइडिया होगा। ठीक है, अगर अपन डीके की बात करें तो कुछ होता है अल्फा डीके, कुछ होता है बीटा डीके, अपन आगे देखेंगे। तब अपन इस कर्व को थोड़ा और इंटरेस्टिंगली ऑब्जर्व करेंगे। कैसे? मान लो कोई ऐसा प्रोसेस होता है, जस्ट अज्यूम, अभी तो अपन शुरुआत करना, मान लो कोई एक ऐसा प्रोसेस होता है, कोई प्रोसेस है, नाम देता हूं मैं उसको, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड प्रोसेस कैपिटल एक्स। और उस प्रोसेस कैपिटल एक्स में जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और लेट्स अज्यूम मेरा जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो है कैपिटल वाई, और वो यहाँ पे है इस वक्त, ये उसकी लोकेशन है ऑन द ग्राफ, यहाँ पे है। अब अगर y जो है ये इस कैपिटल X प्रोसेस से पास होके, z अपन यूज नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज z, रेदर लेट्स से ये बनाता है समथिंग लाइक p, कुछ p बनाता है, कैपिटल P। तो y से p बन रहा है, और प्रोसेस कौन सा हो रहा है? X प्रोसेस। X प्रोसेस क्या है? जहां पे एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो बताओ कहाँ जाएगा ये ग्राफ? जस्ट थिंक अबाउट इट। देखो अभी यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, तो अगर मैं इस लाइन पे नीचे आऊं तो देयर आर 88 प्रोटॉन्स। ठीक है, 88 में से अगर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो प्रोटॉन कितने बचे? 87, यानी ये y पीछे आना चाहेगा। ठीक है, तो ये 88 है, उसे थोड़ा पीछे आना चाहेगा 87 की साइड, एक चीज, राइट। अब न्यूट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया, इसी पॉइंट पे न्यूट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे 64। तो अगर एक न्यूट्रॉन बन गया तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ गया तो 65। यानी न्यूट्रॉन का काउंट जो है वो ऊपर जाना चाहेगा, यानी ये जो पॉइंट है ये पीछे जाएगा और ऊपर जाएगा। ये जो पॉइंट है ये पीछे जाएगा और ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको बना के दिखाना चाहूँ तो क्या होगा, लेट्स सी क्या होगा यहाँ पे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बना के दिखाना चाहूँ, ओके, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, रेड कलर ले लेते हैं दिखने के लिए। यानी ये जो पॉइंट है ये थोड़ा पीछे जाएगा और थोड़ा ऊपर जाएगा, यानी ये लाइन यूं दिखेगी। तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है P, राइट। देखेंगे अगर आप आगे डिटेल में देखेंगे अपन इन ग्राफ्स को, डोंट वरी, है ना। ये तो थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि वी नो कि ऐसे प्रोसेस होते हैं, एक होता है बीटा प्लस डीके, एक होता है बीटा माइनस डीके, एक होता है अल्फा डीके। ये सारी अपन आगे बात करेंगे, जैसे जैसे वो चैप्टर आगे बढ़ेगा, थ्योरी आगे बढ़ेगी, देन अपन इस कर्व को फिर से देखेंगे, राइट। बट अभी क्या याद रखना है? अभी याद रखना है कि स्टेबिलिटी कर्व कौन सा है? कौन सा स्टेबिलिटी कर्व? स्टेबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जो ये बता रहा है कि अगर n इज इक्वल्स टू p वाली लाइन के मैं इधर की साइड हूं, जब y एक्सिस पे न्यूट्रॉन है। जेई में जब क्वेश्चन आया तो उनने क्या किया, उनने y एक्सिस पे प्रोटॉन दे दिया। अब बच्चा कैसे याद करके गया? मान लो तुम रट के गए कि भाई एक लाइन है, लाइन के ऊपर वाला स्टेबिलिटी पार्ट है, ठीक है, लेकिन ऊपर कब? जब y एक्सिस पे न्यूट्रॉन है। जब y एक्सिस पे न्यूट्रॉन है तब ऊपर वाला पार्ट स्टेबिलिटी कर्व का पार्ट है ना। अगर न्यूट्रॉन x एक्सिस पे बना दिया तो, यहाँ पे न्यूट्रॉन है y एक्सिस पे, अगर न्यूट्रॉन x एक्सिस पे होता तो क्या होता? तो रिमेंबर दिस थिंग कि जब न्यूट्रॉन y एक्सिस पे है तो n इज इक्वल टू p वाली जो लाइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड या उस लाइन के ऊपर स्टेबिलिटी रीजन है। लेकिन इफ आई हैव अ कर्व जहां पे न्यूट्रॉन इधर है और प्रोटॉन इधर है और ये है n इज इक्वल टू p की लाइन, तो जो स्टेबिलिटी पार्ट कर्व होगा वो ये होगा, वो ये वाला पार्ट होगा। रिमेंबर दिस थिंग, राइट। ठीक है, यानी क्या कह रहा है यहाँ पे, कोई भी एक लाइन खींच के देखो, मान लो लेट्स ड्रॉ दिस लाइन। ये लाइन इस बीच वाली सॉलिड लाइन को यहाँ काट रही है और मैं नीचे जाता हूँ। ठीक है, लेट्स सी क्या कह रही है लाइन। तो देखो कितने है ये नंबर 56, और ये कितना है समवेयर बिटवीन 40 एंड 48, तो मान लो ये 45 है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा है। स्टेबिलिटी के अंदर अगर मैं देखूं, यानी ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी की एक चीज जो मैं ध्यान रख सकता हूँ वो ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर मेरे पास एक एलिमेंट दिया हुआ है, उसका मैं न्यूक्लियस देखता हूँ, उस न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं चेक करता हूँ, इफ आई चेक, तो मैं ये देख सकता हूँ कि उसमें अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो। ठीक है,
लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो। ये पॉइंट भी तो ऐसा है जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है, राइट। इन दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, यहाँ पे भी तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा है, बट ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल है खाली ये वाला रीजन, ये रीजन स्टेबल है खाली। बट अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज़्यादा है तो पक्का पक्का वो स्टेबल नहीं है। क्यों? ये तो मेरे को पता है कि इस लाइन के नीचे कुछ भी स्टेबल नहीं है ना। इस लाइन के नीचे कुछ भी स्टेबल नहीं, इस लाइन के ऊपर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे कुछ स्टेबिलिटी मिल जाए, बट कंफर्मेशन नहीं है। यानी क्या ध्यान रखोगे, जैसे आजकल जेई में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऐसे बोलेगा। स्टेटमेंट 1 बोल देगा सिंपल कि जो मास नंबर है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो मास नंबर होता है, ट्रू। स्टेटमेंट 2, if number of neutrons if number of neutrons is greater than number of protons, then the element is always stable, the nucleus is always stable. Is it true or false? Always आ गया false, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। तो if I am here तो न्यूट्रॉन ज्यादा है भाई, न्यूट्रॉन 72 है और ये कितना है, ये 24 है। बिल्कुल इस पॉइंट पे भी न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा है, बट ये स्टेबिलिटी कर्व में नहीं है। स्टेबिलिटी रीजन में तो खाली ये वाले हैं। बट अगर क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन से ज्यादा है तो पक्का 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 अनस्टेबल होगा, वो सच बात है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का रीजन है ही नहीं। इधर कोई कर्व नहीं है जो स्टेबिलिटी दिखा रहा हो, राइट। ओके, ठीक है भाई, आगे देखें। अब एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे मास डिफेक्ट का। तो मास डिफेक्ट के कॉन्सेप्ट को अगर मुझे समझना है तो पहले मुझे थोड़ा सा एक थ्योरी वाले पार्ट को समझना पड़ेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने बोला कि भाई एक फॉर्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, यानी जो मास है वो कहीं ना कहीं एनर्जी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, और वो ये रिलेशन है दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इनटू सी स्क्वायर, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, एम इज मास। ठीक है। अब देखो होता क्या दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट आता है। जब मैंने बात करी थी, इफ यू गो बैक एंड सी, जब मैंने बात करी थी केमिकल रिएक्शन की, तो मैंने क्या बोला था कि भाई रिएक्टेंट जो हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं उनका जो मास है, द मास ऑफ रिएक्टेंट्स, एक मिनट, लेट मी टेक पेन। तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनका जो मास है, if that is equal to the mass of the products, जो प्रोडक्ट्स हैं, तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मास और रिएक्टेंट्स का जो मास है वो सेम रहेगा, इट विल बी सेम। केमिकल रिएक्शन में इट विल रिमेन सेम, ठीक है। लेकिन जब मैं न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करता हूँ, यानी जब बात मैं न्यूक्लियस की कर रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे रिएक्शन की जो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, मान लो न्यूक्लियस का बनना है ना, व्हेन द न्यूक्लियस इज गेटिंग फॉर्म्ड, या न्यूक्लियस का टूटना, मतलब क्या हुआ, मतलब मेरे पास कुछ न्यूट्रॉन्स हैं कुछ प्रोटॉन्स हैं, दोनों कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होके दोनों एक न्यूक्लियस बना रहे हैं, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि there are some neutrons, there are some protons and they are combining and they are forming a nucleus, एक न्यूक्लियस बना रहे हैं दोनों, ठीक है। इस प्रोसेस में एक बहुत ही पिक्यूलियर चीज ऑब्जर्व करी गई। क्या थी वो? व्हाट वाज दैट ऑब्जर्वेशन? कि मान लो जो मेरे रिएक्टेंट हैं, यहाँ पे फिर से बताता हूँ, केमिकल रिएक्शन क्या है कि जो मास है रिएक्टेंट्स का और जो मास है प्रोडक्ट्स का वो इक्वल होता है, यानी इधर का मास इधर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर रिएक्शन की, यहाँ पे एक बहुत पिक्यूलियर चीज देखी। क्या देखी भाई? मान लो न्यूट्रॉन है, इसका कुछ मास है, मान लो मैंने लिया x, प्रोटॉन का मास है मैंने लिया y, एक न्यूट्रॉन लिया, मान लो हाइपोथेटिकल केस मानते हैं, एक न्यूट्रॉन लिया और एक प्रोटॉन लिया, तो टोटल मास कितना हो गया? x प्लस वाई, यानी न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? x प्लस वाई। लेकिन इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि न्यूक्लियस का जो मास था, मान लो न्यूक्लियस का मास था जो अपन मानते हैं, मान लो कैपिटल M was less than x plus y, कैपिटल M was less than x plus y, यानी जो चीज केमिकल रिएक्शन के लिए ट्रू है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए ट्रू नहीं है। अब सवाल आया तो ये मास गया कहाँ? तो दोस्तों यहाँ आती है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन है, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर की जो इक्वेशन है वो यहाँ काम आती है। तो जो मास यहाँ पे डिफेक्ट हो गया, जो मास यहाँ पे गड़बड़ हो गया, कौन सा मास? तो मैं बोलूंगा अभी प्रोडक्ट का मास जो है, प्रोडक्ट न्यूक्लियस जो बना उसका मास है, ठीक है। और x प्लस वाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास है, तो मैं बोलूंगा भाई न्यूट्रॉन का मास लिया x, प्रोटॉन का मास लिया p, इसमें से मैंने जो न्यूक्लियस बना उसका मास मैं माइनस कर देता हूँ m, ठीक है।
ये जो डिफरेंस है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा एम से, और वो यहाँ रख देता हूँ अगर, तो ये जो मास है ये मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, दिस मास इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और वो जो एनर्जी है वो न्यूक्लियस को बाइंड करने के काम आ रही है। यानी यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ मास हैज बीन एब्जॉर्ब्ड, है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, उसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, न्यूक्लियस को बांधने में, और वो एनर्जी की फॉर्म में आ गया, और नाम क्या दी थी उसको, बाइंडिंग एनर्जी। अब आगे आ जाओ, ठीक है, अब यहाँ देखो, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है, देखो Z क्या है, Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर है उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन कहेंगे, बिल्कुल वी नो दैट, कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है X, नीचे लिखता हूँ Z, ऊपर लिखता हूँ A, Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, तो अगर A मास नंबर है तो A में से अगर मैं Z को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो A माइनस जेड, यानी ये क्या दे रहा है मेरे को, ये दे रहा है मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस Mn क्या है, Mn इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ठीक है, तो देखो क्या है ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन लो, कितने प्रोटॉन है, Z प्रोटॉन है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस जितने न्यूट्रॉन हैं कितने हैं, A माइनस जेड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि Z प्रोटॉन्स प्लस A माइनस जेड न्यूट्रॉन्स ने मिलके एक न्यूक्लियस बनाया, और उस न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन थे और उसका मास नंबर था A। तो जब ये पूरा प्रोसेस हुआ, तो ये जो न्यूक्लियस मिला, इस न्यूक्लियस का जो मास अगर वो कैपिटल M लिखता हूं तो वो ये रहा। फिर से देखो, एक न्यूक्लियस है मेरे पास जिसका मास है कैपिटल M, किससे बना ये बना Z प्रोटॉन से और A माइनस जेड न्यूट्रॉन से, दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है, ये दोनों कंबाइन कर, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन है और A माइनस जेड न्यूट्रॉन है, दोनों इस न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। फिर मेरे को न्यूक्लियस मिला, जब मैंने मास की कैलकुलेशन करी तो मैंने प्रोटॉन्स का टोटल मास निकाला, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मेरे पास A माइनस जेड न्यूट्रॉन थे तो A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन करा, तो मेरे को टोटल मास मिल गया रिएक्टेंट की साइड का, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टोटल उनका मास मिल गया कितना था। मैंने न्यूक्लियस का मास देखा कैपिटल M, जब दोनों का मैंने डिफरेंस लिया, आई फाउंड आउट दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा M, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर केमिकल रिएक्शन होता तो इट शुड हैव बीन इक्वल टू जीरो, बट नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं हो रहा है, देयर इज सम वैल्यू डेल्टा M, कोई वैल्यू आ रही है डेल्टा M। तो देखो यहाँ पे अगर इफ यू सी हियर, लेट मी इरेज एंड यहाँ पे थोड़ा क्लीन करता हूँ, तो देखो क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे, व्हाट यू कैन सी हियर, डेल्टा M के सामने क्या लिखा दिख रहा है, लेट मी इरेज एवरीथिंग एल्स, सारा बाकी साफ कर देता हूँ, थोड़ा क्लीन रहेगा तुमको दिखने के लिए, देखो है ना, ये तो वापिस ई इक्वल्स टू MC स्क्वायर तो फिर लिख देंगे अपन, ठीक है। अब देखो क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे, व्हाट यू कैन सी हियर, लेट्स सी क्या दिख रहा है, लेट मी टेक रेड कलर, देखो सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन का सारा मास, प्रोटॉन का सारा मास, उनको मैं न्यूक्लियॉन कहता हूँ, माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। अगर ये केमिकल रिएक्शन होता ना तो दोनों का डिफरेंस जीरो होना चाहिए था, बट ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये रेडियो एक्टिविटी है, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो यहाँ पे दोनों का जो मासेस का डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो जीरो नहीं है, वो डेल्टा M है, ठीक है, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी बच्चे को कंफ्यूज करने वाला एक तरीके से फॉर्मुलेशन दिया जा सकता है एग्जाम में, वो मैं लिख के लाया हूँ, देखो क्या है। मैं एक काम कर सकता हूँ ना, मैं बोलता हूँ भाई न्यूक्लियस की बात मत करो, लेट्स टेक द एटम एज अ होल, पूरे एटम की बात करो, ठीक है। एटम में Z प्रोटॉन है, Z इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल एटम, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन है, और A माइनस जेड उसमें न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन का मास इंटू Z, इलेक्ट्रॉन का मास इंटू Z, और ये जो है दिस इज मास ऑफ द न्यूट्रॉन और A माइनस जेड, ठीक है, दिस इज मास ऑफ द न्यूट्रॉन A माइनस जेड, ठीक है, ये देख लिया मैंने। यहाँ पे तुमको दिख रहा है M प्राइम क्या है, M क्या था, व्हाट वाज M, M वाज द मास ऑफ द न्यूक्लियस। अब M प्राइम क्या कहूंगा मैं कहूंगा M प्राइम को मैं लिखता हूं मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, कितने, Z इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया Mn प्लस Z Me,
इफेक्टिवली अगर मैं इस m प्राइम की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ, इस m प्राइम को हटाऊं और मैं यहाँ लिख दूं माइनस ऑफ कैपिटल M माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू z, देन अगेन दिस टर्म विल गो अवे और मेरे को फिर से यही मिल जाएगी। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्चुअली बोथ द टर्म्स आर सेम, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, बस इलेक्ट्रॉन का मास ऐड करके कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। क्लियर? तो मेरे को पता चल गया अभी डेल्टा m क्या है। डेल्टा m इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। क्या है मास डिफेक्ट? डिफरेंस इन मास इन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनका, सम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स जो है उनका मासेस, ठीक है, माइनस जो न्यूक्लियस बना है उसके मास का जो डिफरेंस है। ये जो मास है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू mc²। इस फॉर्मूले को मैं अगर यूज करता हूं तो यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं एक टर्म डिफाइन करता हूं, बाइंडिंग एनर्जी। क्या है बाइंडिंग एनर्जी? जो मास डिफेक्ट आया मेरे पास, डेल्टा m आया, मैं उसको अगर c² से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई विल गेट सम एनर्जी वैल्यू आएगी मेरे पास एक। डेल्टा m का एक्सप्रेशन ऊपर से उठा के यहाँ पे रिप्लेस ही करना है। ओके, दैट इज फाइन, दिस इज वेरी ट्रिवियल। कर दिया। डेल्टा m इंटू c², ये मुझे एक वैल्यू देगा। वो जो वैल्यू है वो वैल्यू किसकी है? वो वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी की। व्हाट डज बाइंडिंग एनर्जी मीन? यानी जब न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब नेचर ये कहता है, द लॉ ऑफ नेचर सेज कि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है किसी प्रोसेस में वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जिस प्रोसेस में जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे डेल्टा m इंटू c², देखो c² की वैल्यू तो फिक्स है, यानी जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी। c की वैल्यू तो फिक्स है, तो जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी। अब वो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो एनर्जी रिलीज हो रही है जब न्यूक्लियस बन रहा है। तो न्यूक्लियस के बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है मुझे बता रही है कि न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। यानी मास डिफेक्ट अगर बढ़ता जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी बाइंडिंग एनर्जी के बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियस और भी ज्यादा स्टेबल होता जा रहा है। ठीक है, एक बात क्लियर। अब मैं इसको एक्सप्रेस कैसे करूंगा? तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, न्यूमेरिकल आएगा इस पे, हर हाल में आएगा। जेई में आएगा, बिल्कुल आएगा। एडवांस में आएगा, बिल्कुल आएगा। नीट वाले बच्चे अगर कोई देख रहे हैं तो नीट में भी आएगा। और कैलकुलेशन इंटेंसिव आएगा क्योंकि लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कोई छोटा मोटा ऐसे तो है ना 1 2 3 4, रेदर बहुत छोटी वैल्यू है, पॉइंट्स में वैल्यू होती है 1.0123 1.00123 ऐसी वैल्यू होगी, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, इट टेक्स टाइम। सो हियर वी हैव अ ट्रिक, क्या कह रही है ट्रिक? लेट्स इरेज एवरीथिंग एल्स एंड जस्ट फोकस ऑन द ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक कह रही है डेल्टा m निकाल लो, किसमें? एटॉमिक मास यूनिट में निकाल लो। ठीक है, यानी तुमको क्वेश्चन में जो एटॉमिक मास यूनिट में वैल्यू दी हुई है बस सब्ट्रैक्ट करके देख लो क्या आ रही है एटॉमिक मास यूनिट्स। एंड एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे? एटॉमिक मास यूनिट में जो वैल्यू आई है डेल्टा m की उसको 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, ये बन जाएगी अपनी बाइंडिंग एनर्जी। नाउ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है और ये तुम यूज करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू मिस इट। ठीक है, यू शुड नॉट मिस इट, ये भूल भी नहीं सकते हो तुम, क्योंकि अगर तुम ये भूल गए तो तुम क्या करोगे? तुम लंबे वाला तरीका लोगे। यानी तुम अगर कान को यूं पकड़ सकते हो तो राइट नाउ यू आर होल्डिंग योर ईयर दिस वे, अगर ये डायरेक्ट नहीं लगा रहे हो, राइट? ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, तरीका है मतलब ऑब्वियसली, क्योंकि ये वैल्यू याद करनी आसान है। 931.5 रहती है एग्जैक्टली वैल्यू, तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रख ली। डेल्टा m तुरंत निकालोगे प्लस माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, हो गया। लेकिन अगर इसको c² से मल्टीप्लाई करना है तो बड़ी लंबी कवायद हो जाएगी। ठीक है, और सारी पावर्स को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो जस्ट रिमेंबर दैट बाइंडिंग एनर्जी कैन बी इजीली फाउंड बाय फाइंडिंग द मास डिफेक्ट इन AMU। याद रखना, ग्राम्स में वगैरह में नहीं, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में लिखा होना चाहिए। यानी ऐसे लिखा होना चाहिए जैसे मास इज 1 AMU, मास इज 1.2 AMU, तब करना है। अगर ऐसे लिया हुआ मास इज 1.096 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ऐसे दिया हुआ है अगर, तो ये फिर AMU नहीं है, दिस इज नॉट AMU, दिस इज kg। ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पता चले तुम ये वैल्यू उठा के सोल्व कर रहे हो, बोल रहे हो यार सर आंसर नहीं मैच कर रहा, वो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, सो वी गॉट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ, मान लो मेरे पास एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में इसका मास नंबर है A, यानी इसमें न्यूट्रॉन्स भी हैं और इसमें प्रोटॉन्स भी हैं, खूब सारे हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली मैंने। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी यहाँ पे, भाई मास नंबर तो सबका अलग अलग है। भाई अलग अलग है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सबका अलग अलग मास नंबर है। आयरन का अलग है, यूरेनियम का अलग है, थोरियम का अलग है, प्लूटोनियम का अलग है। तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे? तो एक आइडिया दिया गया
कि क्या करो, जो बाइंडिंग एनर्जी आई है उस बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर दो मास नंबर से। जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाली है, कैसे निकाली टोटल बाइंडिंग एनर्जी? टोटल मास डिफेक्ट निकाला, मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर करा, ये मतलब ग्राम या केजी में था तो मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर किया और डिवाइड कर दो मास नंबर से। क्या मिलेगा इससे? इससे मिलेगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बिकॉज मास नंबर इज व्हाट, सम ऑफ न्यूक्लियंस, यानी सारे सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। मेरे को मिल गई टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर, तो मेरे को मिल गई टोटल बाइंडिंग एनर्जी और कर दिया मैंने मास नंबर से डिवाइड। ठीक है, ये जो वैल्यू मुझे मिल रही है, अब देखो यहाँ पे डेल्टा एम किस में है, यहाँ पे डेल्टा एम जो है वो AMU में है, ध्यान रखना है ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। केजी में होगा तो डेल्टा एम बाई इंटू सी स्क्वायर होगा, डेल्टा एम इंटू 931.5 है अगर, तो ये AMU में है, याद रखना चीज, ये मिस नहीं होनी चाहिए, ये गड़बड़, आंसर गलत, राइट। ओके, डिवाइड बाय मास नंबर, तो मेरे को एनर्जी किसमें मिल रही है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 6 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 19 जूल। ठीक है, ये कन्वर्जन है, बेसिक कन्वर्जन है, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, सब अपने को ध्यान है, बट स्टिल एक बार रिवाइज करना तो बनता है। ठीक है, फाइन। यानी जब एक न्यूक्लियस बनता है तो उसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं और जो प्रोटॉन्स हैं, उन दोनों का जो मास है इनिशियली, वो जब दोनों कंबाइन होकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो कुछ मास गायब हो जाता है। यानी पूरा का पूरा न्यूट्रॉन और पूरा का पूरा प्रोटॉन का जो मास है वो न्यूक्लियस के मास में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, रेदर कुछ मास गायब हो गया। मैंने क्या नाम दिया उसको, मास डिफेक्ट। अब वो जो मास डिफेक्ट है, उस मास डिफेक्ट को जब मैंने एनर्जी में कन्वर्ट किया, व्हेन आई कन्वर्टेड दैट इनटू एनर्जी, तो मुझे क्या मिली, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है उतना ज्यादा स्टेबल वो न्यूक्लियस है, यानी उतनी ज्यादा एनर्जी उस न्यूक्लियस के बनने में रिलीज हुई है। उल्टा उल्टा, उतनी ज्यादा एनर्जी दोगे तो न्यूक्लियस टूटेगा। अब प्रॉब्लम ये आई कि भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, आयरन, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, सबकी बाइंडिंग एनर्जी तो बड़ी अलग अलग आएगी। तो एक कॉमन टर्म निकालने की कोशिश की गई, और वो कॉमन टर्म क्या निकाली, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या करना है इसके अंदर, इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी को लो, डिवाइड कर दो मास नंबर से, राइट, मास नंबर से डिवाइड कर दिया, क्या मिलेगा मेरे को, एक नंबर मिलेगा, उसको मैं ग्राफ के जैसे प्लॉट करूंगा। ठीक है, तो आज अपन यहीं रुकते हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ग्राफ से चालू करेंगे। ठीक है, ये रहा ग्राफ, इससे चालू करेंगे, देन विल लुक इनटू ऑल दिस न्यूक्लियर फोर्सेस, और फिर अपन ये डेरिवेशंस भी करेंगे। देखो सारा सब कुछ है, ऑल द थ्योरीज है, सब कुछ है यहाँ पे, जितना तुमको चाहिए इस चैप्टर के। जिसमें बता दो बच्चों, 2021 में जो जेई हुआ था ना, फेब और मार्च में 3 क्वेश्चन आ गए थे रेडियो एक्टिविटी से। डुएबल है, ईजी है, आराम से स्कोर कर सकते हो, पक्का पक्का स्कोर कर सकते हो इसके अंदर बहुत ईजिली। बस ये जो जितना दिया ना इतना सफिशिएंट है, ये सब जो दिया हुआ है ये अपने को याद करना है। ये सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू सॉल्व विद यू गाइस, है ना। ये जैसे जैसे अपन थ्योरी पूरी करेंगे देन विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, तो अभी अपन यहीं रुकते हैं, विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, थ्योरी भी आगे देखेंगे, एंड देन विल फिनिश इट ऑफ। ओके फाइन। सो एक बार फिर से मैं बता दूं कि व्हाट अनअकैडमी इज ऑफरिंग इन मंथ ऑफ जून। तो भाई देखो समर टेस्ट कार्निवल चल रहा है, और समर टेस्ट कार्निवल 7 जून से 26 जून हर दिन है। गो एंड एक्सप्लोर दिस। यहाँ पे जहां तक मुझे ध्यान है देयर आर सम इंटरेस्टिंग प्राइजेस, है ना। अनअकैडमी आइटम्स का टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक नहीं करा है सब्सक्राइब तो कर लेना, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी मेरी क्लासेज होती हैं और जो भी मेरे अदर इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, जैसे बुक रीडिंग सेशन है जो होता है स्पेशल पे, ठीक है, और जो क्विजेज मैं ले रहा हूँ स्पेशल पे, उस स्पेशल पे जो मैं क्लास 12 की रिवीजन क्लासेस ले रहा हूँ, सब कुछ इसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया अभी तक तो। अब प्लस और आइकॉनिक की बात करें, सब्सक्रिप्शन जो ऑफर करता है अनअकैडमी, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन 1 साल, 1.5 साल और 2 साल के लिए आता है। 34,650, 42,525 और 50,400 ये फीस है 1 साल, 1.5 साल और 2 साल की। अगर मैं इसको महीने दर महीने देखूं तो जैसे जैसे देखो तुम ड्यूरेशन बढ़ा रहे हो कोर्स की, पर मंथ फीस तुम्हारी कम हो रही है। एंड इफ यू यूज द कोड निम्बस, तो ये जो अमाउंट तुमको दिख रहा है, इसमें और 10% पक्का कम, 100% श्योरिटी है कि 10% कम करवा दूंगा। और स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो अगर तुम अनअकैडमी कॉम्बैट, तो हो सकता है तुम 100% कम करा लो, है ना। ओके, आइकॉनिक की बात करें दोस्तों, तो आइकॉनिक जो है ये भी 1 साल, 1.5 साल और 2 साल के लिए ऑफर होता है। यहाँ पे भी इफ यू यूज द कोड निम्बस, तो यहाँ पे भी तुमको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है,
यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी बच्चे कहते हैं सर थोड़ी सी ज़्यादा है आइकॉनिक की, बहुत बार पूछते हैं क्यों है। इसका कारण है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे तुमको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी मतलब वो सब कुछ मिल रहा है जिसको तुम अगर फॉलो करते हो, और अगर तुम नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो तुमसे फॉलो करवाएगा जो तुम्हारा पर्सनल एक मेंटर तुमको मिल रहा है, एंड दैट विल टेक यू क्लोजर टू योर ड्रीम कॉलेज। भाई ड्रीम कॉलेज में ड्रीम जो तुमको डिसिप्लिन चाहिए, डिग्री चाहिए, उसके पास जाने के लिए ये 5 बड़ी सीढ़ियां हैं और ये आइकॉनिक में ऑफर होती है। ठीक है, देन वी हैव आस्क अ डाउट। फिर से बता दूं करना क्या है, जब डाउट आए तो फोटो क्लिक करो, उसको प्रॉपर्ली क्रॉप करो, जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर दो। अगर ब्लर नहीं है और सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इंस्टेंट सॉल्यूशन आ जाएगा, इंस्टेंट सॉल्यूशन। एंड दीज आर द फ्यू बैचेस दैट आर स्टार्टिंग। ये तो गया, अब ये हैं आज, ये हैं कुछ बैचेस जो चालू हो रहे हैं, यू कैन गो फॉर दैट। और यहाँ पे इनको ज्वाइन करना है, यू नीड प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लस ये आइकॉनिक जो भी लेते हो, राइट। उसके लिए अगर तुम निम्बस कोड यूज करते हो तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा, पहली चीज। दूसरा सबसे बड़ी बात, अगर अभी ये ऑफर चल रहा है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 3 महीना, 2 साल का लोगे तो 4 महीना, और जो अभी क्रैश कोर्स वाले बच्चे ना जो अभी देने वाले हैं 1-2 महीने के अंदर जिनके एग्जाम आ रहे हैं 2021 में ही, वो 3 महीने का लेते तो 1 महीना, विन विन ऑफर। और साथ में यूज द कोड निम्बस NIMBUS, 10% डिस्काउंट, ये मेरी साइड से, राइट। ओके, ये बता रहा था मैं अनअकैडमी कॉम्बैट, यू हैव अ 100% चांस टू गेट 100% स्कॉलरशिप। बिल्कुल, क्या करना है, हर संडे को 11 बजे अपने आप को फ्री रखो और जाके एग्जाम दे दो। कोड पूछे, यूज द कोड निम्बस, राइट। सो दैट इज ऑल दोस्तों, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप, यू कैन सर्च विद दिस ID मनीष इसरो, या फिर जेई सेक्शन में जाके गो टू जेई सेक्शन एंड सर्च मनीष पुरोहित, फॉलो कर लो। वहाँ पे जो क्लासेस सेशन होती है वो तुम बिल्कुल अटेंड कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू दोस्तों, और चैनल को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में। भाई देखो, नॉलेज जो है ना वो शेयर करने से बढ़ता है, तो जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। जब तुम और तुम्हारे दोस्त साथ में पढ़ोगे तो डिस्कशन होगा, जब डिस्कशन होगा तो डाउट्स आएंगे, और जब डाउट्स आएंगे तो कॉन्सेप्ट सॉलिड होंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब तो तुम कर ही लो अगर पहली बार आए हो, और कर चुके हो तो शेयर कर दो, लाइक वीडियो को कर ही देना। लाइक करते हो वीडियो को तो दैट लाइक डायरेक्टली कम्स टू मी, वो सीधा अपने इधर हार्ट पे आता है, यस। तो अच्छा लगता है दोस्तों, है ना। और PDF डाउनलोड करने के लिए यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन दी अनअकैडमी एटम्स, वहाँ पे मैं एनीवेज PDF जो है वो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे अपना लॉगिन ID बना दो, क्योंकि मेरी क्लासेस स्पेशल पे भी और मैं प्लस पे भी पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पे भी फ्री लेक्चर्स को अनलॉक करने के लिए यू कैन ऑलवेज यूज द कोड निम्बस। अनअकैडमी ऐप पे अगर तुमको कोई भी क्लास फ्री लेक्चर्स हैं, फ्री क्विजेस हैं अटेंड करनी है, यू कैन डू दैट विद दिस पर्टिकुलर कोड निम्बस। ओके, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आगे करेंगे अपन रेडियो एक्टिविटी, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखेंगे अगर हो पाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन कर लेंगे, एल्स विल डू इट इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलो दोस्तों, बाय, जय हिंद।